नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। आज से देखिए हम एक नई टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं उत्तराखंड जीके की। तो उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के डेली आपको 20 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस कराए जाएंगे। ठीक है, डेली आपको एक वीडियो मिलेगी। साथ ही साथ हमारी उत्तराखंड जीके की टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज भी आती रहेगी। तो इन दोनों वीडियो को आप देखते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य भारतीय राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश में किस स्थान पर है। तो यहाँ पर दोनों पूछा है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो इस हिसाब से इसका आंसर होगा 1900 स्थान पर है। ठीक है, अगर आपसे पूछे स्टेट प्लस यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी, तो आपका आंसर होगा 1900 स्थान पर। अगर सिर्फ स्टेट पूछे तो आपका आंसर होगा 18वें स्थान पर। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए एक यूनियन टेरिटरी यानी कि एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। लद्दाख का एरिया जो है उत्तराखंड से ज्यादा है, इसलिए जो है ये 1900 स्थान पर है। अगर सिर्फ स्टेट पूछे तो 18वें स्थान पर है उत्तराखंड का स्थान। अब टोटल एरिया है कितना उत्तराखंड का? तो टोटल एरिया है 53,483 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 53,483 स्क्वायर किलोमीटर जो है उत्तराखंड का टोटल एरिया है। पूरे भारत के एरिया का कितना परसेंट है? तो ये है 1.69%। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये आपको याद रखना है, 1.69% है। ठीक है, अब इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और बनता है, वो बनता है जनसंख्या से। ठीक है, जनसंख्या की अगर हम बात करें तो जनसंख्या में स्टेट में कौन सा स्थान है? तो 19वां स्थान है। अगर हम स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी को मिला दे, केंद्र शासित प्रदेश को मिला दे, तो 21वां स्थान है। अब दो ऐसे कौन से केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी जनसंख्या उत्तराखंड से ज्यादा है? तो एक है दिल्ली और दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर। इन दोनों की जनसंख्या जो है उत्तराखंड से ज्यादा है। ठीक है, और टोटल भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट उत्तराखंड में है? तो टोटल भारत की जनसंख्या का 0.83% जो है उत्तराखंड में है। ये भी आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1900 स्थान पर है उत्तराखंड। नेक्स्ट बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उत्तराखंड खिलाड़ी उद्यमान योजना के तहत कितने वर्ष के उभरते खिलाड़ियों को प्रति माह 1500 रुपये खेल छात्रवृत्ति के रूप में देने का निर्णय लिया गया है? तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड खिलाड़ी उद्यमान योजना की शुरुआत कब होती है। इसकी शुरुआत इसी साल होती है 29 अगस्त को, 29 अगस्त 2022 को। 29 अगस्त को हम मनाते हैं खेल दिवस के रूप में। तो 29 अगस्त 2022 को इस योजना की शुरुआत होती है और इस योजना के तहत छात्रवृत्ति दी जाती है 1500 रुपये प्रति माह खिलाड़ियों को। ठीक है, और कितने वर्ष तक के खिलाड़ी को दी जाएगी? तो ये दी जाएगी 8 से 14 वर्ष तक के खिलाड़ी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 8 से 14 वर्ष तक के जो खिलाड़ी हैं, जो बच्चे हैं, उनको जो है प्रति वर्ष 1500 रुपये छात्रवृत्ति दी जाएगी और इस योजना की शुरुआत होती है 29 अगस्त 2022 से। यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पंच केदार में से कौन सा केदार पितृ तीर्थ और ब्रह्म कमल के लिए प्रसिद्ध है? तो 5 केदार है उत्तराखंड में। पांचों का क्रम आपको याद होना चाहिए। पहला है केदारनाथ, दूसरा है मधमेश्वर, तीसरा है तुंगनाथ, चौथा है रुद्रनाथ और पांचवा है कल्पेश्वर। ठीक है, तो ये 3 केदार तो है रुद्रप्रयाग में और बाकी के 2 केदार है चमोली में। इस प्रश्न का सही जवाब है रुद्रनाथ, जो कि चौथा केदार चमोली में स्थित है। ये जो है पितृ तीर्थ और ब्रह्म कमल के लिए प्रसिद्ध है। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि भगवान शिव की कौन से भाग की पूजा किस केदार में की जाती है? तो केदारनाथ में देखिए भगवान शिव के पिछले भाग की पूजा की जाती है, मधमहेश्वर में नाभि की पूजा की जाती है। ठीक है, तुंगनाथ में भुजाओं की पूजा की जाती है, रुद्रनाथ में मुख की पूजा की जाती है और कल्पेश्वर में केस यानी कि बालू की पूजा की जाती है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन है? देखिए ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आए, थोड़ा आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं, हो सकता है आप इसका आंसर गलत दे सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार। देखिए उत्तराखंड जो खेल पुरस्कार है इनकी शुरुआत होती है 2013 से, 2013 से, और 2013 में पहली बार जो है उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार, उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये सारे पुरस्कार भी दिए जाते हैं। फिर बाद में जो है इसी पुरस्कार में एक शब्द ऐड हो जाता है देवभूमि 2015 में। ठीक है, तो 2013 में उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है हरि सिंह थापा को। लेकिन जो राष्ट्रीय द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो भी एग्जाम में आ सकता है। तो राष्ट्रीय द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम खिलाड़ी कौन है उत्तराखंड के? तो वो है हंसा मनराल। ठीक है, हंसा मनराल, ये आपको रखना है। 2001 में इनको मिला था द्रोणाचार्य पुरस्कार। ये राष्ट्रीय पुरस्कार है और जो हम ये बात कर रहे हैं क्वेश्चन में, ये है उत्तराखंड का राज्य पुरस्कार। ठीक है, और हरि सिंह थापा जो है ये मुक्केबाजी से संबंधित है। अच्छा, 2021 में भी उत्तराखंड को एक
राष्ट्रीय द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था लाइफ टाइम कैटेगरी में, वो दिया गया था भास्कर भट्ट को। भास्कर भट्ट को, ये भी कोच हैं, मुक्केबाजी के, बॉक्सिंग के कोच हैं, महिला बॉक्सिंग की। इनको जो है 2021 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने कालू मेहरा को क्रांतिवीर संगठन बनाने के लिए प्रेरित किया था? तो कालू मेहरा देखिए उत्तराखंड के हैं प्रथम फ्रीडम फाइटर, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। कौन है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी? कौन है प्रथम? वो है कालू मेहरा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 1857 की क्रांति हुई थी, तो इन्होंने जो है एक संगठन बनाया था क्रांतिवीर, क्रांतिवीर। और इस संगठन को बनाने के लिए इन्हें प्रेरित किया था वाजिद अली शाह ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन से आपको याद रखना है, कालू मेहरा जो है उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, और 1857 की क्रांति में इन्होंने एक गुप्त संगठन बनाया था जिसका नाम था क्रांतिवीर। इस संगठन के लिए या स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरित किसके द्वारा किया गया था? वाजिद अली शाह के द्वारा किया गया था। कालू मेहरा किस जनपद से संबंधित है? चंपावत जनपद से संबंधित है। नेक्स्ट है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस वर्ष यूनेस्को द्वारा रामायण उत्सव को विश्व अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया? तो रामायण उत्सव देखिए चमोली में होता है, चमोली में होता है रामायण उत्सव, और इसको जो है विश्व का अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया था 2 अक्टूबर 2009 में। एग्जाम में आ चुका है, यूपीपीएससी ने पहले क्वेश्चन पूछा है। एक और क्वेश्चन इससे याद आपको रखना है, इसको गणतंत्र दिवस की परेड में कब दर्शाया गया था? गणतंत्र दिवस के परेड की झांकी में कब इसको प्रस्तुत किया गया था? तो 2016 के गणतंत्र दिवस के परेड में जो हमारा मुख्य थीम था वो था रामायण महोत्सव। ठीक है, तो ये भी आपको रखना है। कहाँ लगता है रामायण महोत्सव? चमोली में लगता है, और वैसे तो अन्य गांव में भी लगता है, लेकिन सलूड़ गांव का जो है ये प्रसिद्ध रामायण महोत्सव होता है। ये एग्जाम में यहाँ से इतना क्वेश्चन आपका बनेगा। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, 1935 में सत्य प्रसाद रतोड़ी द्वारा स्थापित बाल सभा का उद्देश्य क्या था? सबसे पहले देखिए 1935 में बाल सभा की स्थापना की जाती है, किसके द्वारा? सत्य प्रसाद रतोड़ी द्वारा। कहां पर? टिहरी में। ठीक है, तो ये एग्जाम में पहले आ भी चुका है क्वेश्चन। और इसका उद्देश्य क्या था? देशभक्ति की भावना व्यक्त करना, भावना को प्रेरित करना। ठीक है, किसमें? जो बच्चे थे, तो बच्चों में देशभक्ति की भावना को प्रेरित करने के लिए बाल सभा की स्थापना 1935 में किसने की? सत्य प्रसाद रतोड़ी ने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, देहरादून में स्थित महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना कब की गई? तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पहले आ चुका है। इस प्रश्न का सही जवाब है 1902 में। ये कहां पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। और इसकी स्थापना किसने की? ये भी एग्जाम में आया था क्वेश्चन। इसकी स्थापना की थी महादेवी भटनागर, महादेवी भटनागर, और इनके पति थे शांति स्वरूप भटनागर। उनके द्वारा जो है 1902 में देहरादून में महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य भी आया था एक बार एग्जाम में। इसका उद्देश्य था मेधावी छात्र जो है उनको छात्रवृत्ति और शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कुमाऊं परिषद से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर कौन सा कथन जो है कुमाऊं परिषद से संबंधित असत्य है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है, कुमाऊं परिषद की स्थापना सितंबर 1916 में हुई थी। बिल्कुल सही है, 30 सितंबर 1916 को कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है नैनीताल में। ठीक है, नैनीताल में इसकी स्थापना होती है। फिर इसकी जो पहली बैठक होती है, हम अधिवेशन की बात नहीं कर रहे, पहली बैठक इसकी अल्मोड़ा में होती है 1916 में ही। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन होता है सितंबर 1917 में। कहां पर? अल्मोड़ा में। ठीक है, पहला अधिवेशन होता है 1917 में, बैठक होती है 1916 में, और इसकी अध्यक्षता करते हैं जयदत्त जोशी। इसके बाद देखिए कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में होता है 1924 में। ये बिल्कुल गलत है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय होता है 1926 में। ठीक है, कब होता है? 1926 में। तो थोड़ा कुमाऊं परिषद के बारे में जान लेते हैं, फिर से आपको रिवाइज करा देते हैं अगर आपने पढ़ा है तो। कुमाऊं परिषद की स्थापना देखिए 1916 में होती है। कहां पर होती है? नैनीताल में। ठीक है, लेकिन इसकी जो बैठक होती है पहली, वो होती है 1916 में अल्मोड़ा में। हम यहाँ पर बैठक की बात कर रहे हैं। कब होती है? 1916 में। कहां पर? अल्मोड़ा में। ये जो स्थापना ये होती है 30 सितंबर 1916 को। इसके बाद देखिए 1916 से लेकर के 1926 तक इसके जो है अधिवेशन होते हैं, 6 अधिवेशन। तो पहला अधिवेशन होता है इसका अल्मोड़ा में, जिसकी अध्यक्षता करते हैं जयदत्त जोशी। दूसरा अधिवेशन होता है इसका नैनीताल में, नैनीताल के हल्द्वानी में होता है। ठीक है, हल्द्वानी में होता है। इसकी अध्यक्षता करते हैं तारादत्त गैरोला। ठीक है, तारादत्त गैरोला। तीसरा अधिवेशन कहां होता है? कोटद्वार में होता है। इसकी अध्यक्षता करते हैं बद्री दत्त जोशी। और कोटद्वार यानी कि गढ़वाल में इसका सिर्फ एक ही अधिवेशन होता है 1919 में। यहाँ पर डेट भी लिख देते हैं 1917, 1918 और 1919। ठीक है,
तो ये इसके 3 अधिवेशन हो गए। इसके बाद 3 अधिवेशन कब होते हैं? 1920 में होता है एक अधिवेशन, 1920 में होता है काशीपुर में। इसकी अध्यक्षता करते हैं हरगोविंद पंत। और इसके बाद इसका अधिवेशन होता है 1923 में टनकपुर में। इसकी अध्यक्षता करते हैं बद्री दत्त पांडे। फिर लास्ट इसका अधिवेशन होता है 1926 में, ये होता है रानीखेत के गन्यादोली में। बैरिस्टर मुकुंदी लाल इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो ये इसके 6 अधिवेशन है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और अगला क्वेश्चन देखिए है, निम्न में से कौन सा विकल्प विकेट भूमि बंदोबस्त का भाग नहीं है? ब्रिटिश काल में अगर बात करें विकेट का भूमि बंदोबस्त था नवा भूमि बंदोबस्त, ये हुआ था हेनरी रैमजे के टाइम पर, ठीक है, 1863 में हुआ था। और ये जो है वैज्ञानिक पद्धति से पहला भूमि बंदोबस्त था। वैज्ञानिक पद्धति से पहला भूमि बंदोबस्त कौन सा था? विकेट का भूमि बंदोबस्त। इसमें भूमि को जो है 5 प्रकार के भागों में बांटा गया था। तो इसमें देखिए तालाब भूमि ये सही है, इजरान भूमि ये सही है, कंटीली भूमि ये सही है, लेकिन सूखी भूमि जो है ये गलत है। इसमें 2 और कौन कौन सी भूमियां थी? उपराऊ अव्वल और उपराऊ दोयम, ठीक है, उपराऊ अव्वल और उपराऊ दोयम। तो ये 5 प्रकार की भूमि में जो है विकेट ने अपने भूमि बंदोबस्त में, लैंड सेटलमेंट में भूमि को बांटा था। और ये वैज्ञानिक पद्धति से जो है पहली बार भूमि बंदोबस्त हुआ था ब्रिटिश काल में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल भ्रात मंडल की पहली बैठक निम्न में से कहाँ हुई? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना कब होती है। तो इसकी स्थापना होती है 1907 में। कहाँ पर होती है इसकी स्थापना? लखनऊ में इसकी स्थापना होती है। और किसके द्वारा की जाती है? तो मथुरा प्रसाद नेथानी द्वारा 1907 में लखनऊ में गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना की जाती है। इसके बाद 1908 में इसकी पहली बैठक होती है कोटद्वार में। कहाँ होती है? कोटद्वार में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। और कुलानंद ब्रथवाल जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है पहले। गढ़वाल भ्रात मंडल स्थापना होती है 1907 में और पहली बैठक होती है 1908 में कोटद्वार में। इसका अगला क्वेश्चन है, किस गांव से 5.2 किलोग्राम सोने का मुखावरण एवं मिट्टी के बर्तन और नर कंकाल मिले? तो ये मिले हैं मलारी गांव से। मलारी गांव स्थित है चमोली में। यहाँ से जो है 5.2 किलोग्राम का एक सोने का मुखौटा मिला है और मिट्टी के बर्तन और नरकंकाल मिले हैं। मलारी गांव में जो समाधान खोजे गए सबसे पहले वो किसने खोजे? ये खोजे थे 1956 में शिव प्रसाद डबराल ने। किसने खोजे? शिव प्रसाद डबराल ने। इसके बाद 1983 और 2001 में यहाँ पर सर्वेक्षण किया था गढ़वाल विश्वविद्यालय ने और उनके द्वारा जो है यहाँ पर 5.2 किलोग्राम का एक मुखौटा खोजा गया। तो ये आपको याद रखना है, सबसे पहले यहाँ पर समाधानों की खोज किसने की थी? 1956 में शिव प्रसाद डबराल ने। नेक्स्ट है, भागीरथी नदी में सर्वप्रथम गंगोत्री के समीप कौन सी नदी मिलती है? ठीक है, तो सर्वप्रथम अगर पूछे तो ये गंगोत्री के समीप नहीं होगा। यहाँ पर इसका आंसर होगा रुद्रगंगा। देखिए भागीरथी नदी की बात करें, इसका उद्गम कहाँ से होता है? गोमुख से इसका उद्गम होता है और गोमुख से लेकर के देवप्रयाग तक इसकी लंबाई कितनी है? 205 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, देवप्रयाग में इसका संगम किससे होता है? अलकनंदा से। इसके बाद ये जानी जाती है गंगा के नाम से, तो ये आपको पता होगा। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इसके उद्गम के बाद इसमें कौन कौन सी नदियां मिलती हैं। तो सर्वप्रथम इसमें जो नदी मिलती है वो मिलती है भुजगाड़। ठीक है, लेकिन ये जो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें सर्वप्रथम नदी मिलती है रुद्रगंगा। कौन सी नदी? रुद्रगंगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है, क्योंकि ये प्रश्न जो है यूके पीएससी ने पहले पूछ लिया है तो इसलिए जो है इसमें इंक्लूड किया है। उसमें ऑप्शन में भुजगाड़ नहीं था। अगर भुजगाड़ होता ऑप्शन में तो पहले आप भुजगाड़ लगाओगे, अगर नहीं होता तो आप रुद्रगंगा लगाओगे। ठीक है, इसके बाद जो केदार गंगा है, ये केदार गंगा मिलती है गंगोत्री के पास में। किससे? भागीरथी से। इसके बाद जो जाड़ गंगा है ये भैरव घाटी में मिलती है। किससे? भागीरथी से। और 80 गंगा जो है ये गंगोरी नामक स्थान पर मिलती है भागीरथी से। ठीक है, जाड़ गंगा निकलती है थांगला दर्रा से और केदार गंगा निकलती है केदारताल से। तो ये जो है क्वेश्चन का आंसर है। सर्वप्रथम रुद्र गंगा भागीरथी से मिलती है। इसके बाद जो है गंगोत्री के पास में कौन सी नदी मिलती है? केदार गंगा मिलती है। और जो है भैरव घाटी में लंका नामक स्थान पर कौन सी नदी मिलती है? जाड़ गंगा मिलती है, जिसको जाह्नवी नदी भी कहते हैं इसको। ठीक है, और 80 गंगा की बात करें ये मिलती है गंगोरी नामक स्थान पर भागीरथी नदी से। टोटल कितनी इसकी लंबाई है? 205 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसमें परियोजनाओं की बात करें तो मनेरी परियोजना इस पर है और टिहरी डैम भी जो है भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। भिलंगना जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है किसकी? भागीरथी की। तो ये आपको इससे याद रखना है। नेक्स्ट है, टिहरी बांध परियोजना का प्रथम चरण कब शुरू हुआ? तो टिहरी बांध परियोजना का प्रथम चरण शुरू होता है 30 जुलाई 2006 से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 30 जुलाई 2006 से टिहरी बांध परियोजना का प्रथम चरण शुरू होता है। टिहरी बांध जो है ये कहां पर स्थित है?
किस नदी पर स्थित है? तो ये भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। ये कितने मेगावाट की परियोजना है? तो ये जो है 2400 मेगावाट की परियोजना है। ठीक है, 2400 मेगावाट की। और टिहरी बांध जो है एशिया का सबसे ऊंचा और विश्व का चौथा सबसे ऊंचा बांध है। 260.5 मीटर इसकी टोटल ऊंचाई है। तो ये आपको टिहरी बांध से याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति ने फतेह शाह के समय को गढ़वाल का स्वर्णकाल कहा है? तो आपको ये पता होना चाहिए किस पवार शासक के काल को गढ़वाल का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो फतेह शाह के काल को गढ़वाल का स्वर्णकाल कहा जाता है और ये कहा है मतीराम ने। ठीक है, मतीराम की पुस्तक है वृहत कौमुदी। इसमें जो है इन्होंने कहा है गढ़वाल का स्वर्णकाल फतेह शाह के शासनकाल को। ठीक है, फतेह शाह से आपको याद रखना है, फतेह शाह को गढ़वाल का शिवाजी कहा जाता है, शिवाजी। गढ़वाल का अकबर भी कहा जाता है क्योंकि 9 रत्न जो है फतेह शाह के दरबार में थे। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, विचित्र नाटक, यह आत्मकथा किसकी है? गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा है और इसमें उल्लेख है भंगाड़ी का युद्ध 1688 में फतेह शाह और गुरु गोविंद सिंह के मध्य हुआ था। ठीक है, फतेह शाह के टाइम पर गुरु रामराय जो है उत्तराखंड आए थे, गढ़वाल आए थे और इन्होंने जो है इनको 3 गांव दान किए थे। तो ये सारे पॉइंट आपको फतेह शाह से याद रख लेने हैं। बाकी देखिए, फतेह शाह ने सहारनपुर के पास फतेहपुर नामक एक शहर बसाया था जिसका उल्लेख आर.सी. विलियम्स की मेमोइर्स ऑफ देहरादून में किया गया है। मतीराम की वृहत कौमुदी, कवि भरत की मनोदय काव्य और मेधाकर शर्मा का रामायण प्रदीप, ये सारी पुस्तकें आपको याद रख लेनी है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है गूंठ भूमि का अर्थ है। तो गूंठ भूमि है मंदिरों में प्रदत्त भूमि। ठीक है, जो मंदिरों में दान दी जाती थी भूमि उसको कहते थे गूंठ भूमि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के लेखक कौन है? तो हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर किसने लिखी है? एटकिंसन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 1882 से लेकर के 1886 के बीच में 14 खंडों में ये हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर को एटकिंसन ने लिखा है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन, एटकिंसन ने ही सबसे पहले कत्यूरी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, कार्तिकेयपुर राजवंश के राजाओं के लिए कत्यूरी शब्द का प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले एटकिंसन ने किया था। शेखर पाठक ने देखिए उत्तराखंड में कुली बेकार किसने लिखी है? उत्तराखंड में कुली बेकार पर था 1987 में, ये लिखी है शेखर पाठक ने। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, उत्तराखंड शासन की वीरचंद सिंह गढ़वाली योजना निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वीरचंद सिंह गढ़वाली योजना की शुरुआत कब होती है? 1 जून 2002 को। और ये किससे संबंधित है? ये पर्यटन से संबंधित योजना है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। डेट भी आप याद रखिएगा, 1 जून 2002 को वीरचंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की शुरुआत होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पुराण में हिमालय को 5 खंडों में बांटा गया है? तो इसका सही जवाब है स्कंद पुराण में 5 खंडों में बांटा गया हिमालय को। नेपाल खंड था एक, दूसरा खंड है आपका मानस खंड, तीसरा है केदार खंड, चौथा है कश्मीर खंड और 5वां है जलंधर खंड। और मानस खंड और केदार खंड जो कि वर्तमान में उत्तराखंड में स्थित है। मानस खंड है वर्तमान का कुमाऊं, केदार खंड है वर्तमान का गढ़वाल। ये जो है उल्लेख किया गया है स्कंद पुराण में। ऋग्वेद में देखिए उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख मिलता है। इसमें जो है उल्लेख मिलता है उत्तराखंड के लिए मनुष्य की पूर्ण भूमि के रूप में। ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग जो है उत्तराखंड के लिए किया गया है। तो ये सारे पॉइंट आपको इससे याद रख लेने हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी चंद द्वारा बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कब किया गया? बागनाथ मंदिर बागेश्वर का, इसका जीर्णोद्धार लक्ष्मी चंद ने किया था 1602 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए, लक्ष्मी चंद की बात करें तो इसका एक उपनाम है लखुली विराही। ठीक है, लखुली विराही किसका उपनाम है? किस चंद शासक का उपनाम है? लक्ष्मी चंद का। लक्ष्मी चंद ने जो है गढ़वाल पर 8 बार अटैक किया, जिसमें 7 बार ये होता है पराजित और 8वीं बार जो है ये जीत जाता है। ठीक है, इसलिए जो है कुमाऊं में फिर खतड़वा त्योहार मनाया जाता है। और कवि भरत के मनोदय काव्य में इसका नाम लक्ष्मण और मूनाकोट ताम्रपत्र में इसका नाम लक्ष्मण मिलता है। ठीक है, और ये 46वां शासक था। इसने जो है 1602 ईस्वी में बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। तो इस प्रश्न से आपको इतना याद रखना है। तो ये 20 क्वेश्चन थे आज के टेस्ट के। पहला टेस्ट था उत्तराखंड जीके से संबंधित। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही थे, कितने क्वेश्चन आपको पहले से आते थे। ठीक है, ऐसे ही आपके देखिए डेली उत्तराखंड जीके या जीएस से संबंधित आपको सेट मिलेंगे जिसमें 20 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।